नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ आज खास मेहमान हैं शेख हलीम, जिनको हाल ही में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है। शेख हलीम कई बार पार्षद रहे हैं आज़ाद नगर क्षेत्र से, उनकी पत्नी भी कई बार पार्षद रही हैं। अभी जब नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ, उस कार्यकाल में फौजिया हलीम नेता प्रतिपक्ष थी। अजमेर दरगाह कमेटी की सदारत भी कर चुके हैं शेख हलीम और अनेक अवसरों पर छात्र राजनीति करते हुए एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और विभिन्न मोर्चे और पदों पर शेख हलीम काबिज रहे हैं। बहुत ही बड़े और लोकप्रिय छात्र नेता माने जाते हैं। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन बने हैं। अल्पसंख्यकों में खासी पेट रखते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों में उनके समर्थकों का एक जमावड़ा बड़ा है। हालांकि उनके कुछ विरोधी उन पर यह भी आरोप लगाते हैं कि इंदौर में भाजपा के एक शक्तिशाली गुट से उनकी अंदर खाते दोस्ती है, प्रशासनिक अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध हैं। ये तमाम आरोपों के बावजूद वो अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों के एकमात्र नेता के रूप में मालवा निभाड़ में उभरे। शेख हलीम जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, आपको चेयरमैन बनाया गया और लेकिन ये भी आपके चेयरमैन बनने के बाद ये आरोप लगा कि सारा कुछ इंदौर और मालवा को मिल रहा है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी इंदौर से हो गई, उपाध्यक्ष भी उज्जैन से हो गई, फिर आपको भी जो है बना दिया गया तो आप भी इंदौर से ही हैं। जीतू पटवारी वो भी जो है कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, मीडिया के प्रभारी भी हैं, वो भी इंदौर से ही हैं। तो मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कहा गया कि क्या सब इंदौर को ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के और दूसरे जिलों से भी कांग्रेस में पदाधिकारी दिए गए हैं और जहाँ तक इंदौर का सवाल है कि इंदौर में लीडरशिप है, इसलिए इंदौर के लोगों को मौका मिलता है। अब ये लीडरशिप की अगर बात की जाए तो जैसे अल्पसंख्यक इस समय अल्पसंख्यक शुरू से अगर हम बात करें आज़ादी के बाद से, तो अल्पसंख्यक हमेशा से, मुस्लिम खासतौर पर, कांग्रेस का कट्टर समर्थक रहा है और मध्य प्रदेश में तो चूंकि उसके पास विकल्प भी नहीं है, इसलिए वो हमेशा से कांग्रेस के पास रहा। यूपी में तो कभी बसपा में चला जाता है, कभी सपा में चला जाता है। दूसरे राज्यों में तो वहाँ विकल्प हैं, पर मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस और भाजपा, इसमें कांग्रेस को ही अल्पसंख्यकों ने समर्थन दिया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को उतना लौटा नहीं पाई। पिछले कई चुनाव अगर आप देखें तो मुस्लिमों को टिकट नहीं दिए गए। भोपाल में 2 टिकट मिल जाते हैं, आरिफ अकील साहब को, आरिफ मसूद साहब को, भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश की जो 228 सीट होती हैं उसमें मुस्लिमों को टिकट नहीं मिलता। क्यों? अभी भी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में है, इसमें 2 मुस्लिम विधायक हैं और दोनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 5 टिकट मुसलमानों को दिए थे और इसके अलावा जिलों में अध्यक्ष भी मुस्लिम्स हैं, प्रदेश के पदाधिकारी भी मुस्लिम्स हैं और भी अन्य जगहों पर मुस्लिमों को एडजस्ट किया। ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को एडजस्ट नहीं करती है। हाँ, ये है कि अभी जो वर्तमान में जो स्थिति देश की चल रही है और प्रदेश में जिस हिसाब से एक विमनस्यता का माहौल बना रखा, इस स्थिति में मुस्लिम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो जीत कर नहीं आ पाते हैं और चुनाव जब पार्टी किसी भी सीट को लड़ाती है तो एक सर्वे होता है, जीतने के लिए लड़ाती है। तो वहां पर जो सर्वे रिपोर्ट आती है उसमें अधिकांश जगह ये देखा कि मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव हरवा देती है। इस कारण जहां पर हमारे लोग नहीं जीत पाते वहां पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। नूरी खान ने भी कहा, उनका पूरा ऑफिशियल सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट आया कि मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली थी, लेकिन मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया और उन्होंने ऐसा करके इस्तीफा भी दे दिया था कांग्रेस से। 2-4 घंटे की वो नौटंकी थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस भी ले लिया। लेकिन एक बात जो उन्होंने मार्के की कही कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, क्या सच है? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है कि मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि अर्चना जायसवाल जी के पहले मशरत शाहिद महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो मुस्लिम थी। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते। हाँ, तो कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी मुस्लिम को अध्यक्ष तो बनाया ना, उसके बाद में विधानसभा का टिकट भी दिया उनको। तो ये कहना गलत है कि मुस्लिम को अगर कोई रहे तो उसको कांग्रेस पार्टी नहीं देती। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है मध्य प्रदेश में जो मुस्लिमों को अवसर देती है। शेख हलीम को क्यों विधायक का टिकट नहीं मिलता? वो लगातार पार्षद जीत रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप तो, अगर आप और आपके परिवार की बात करें तो 5 बार 7 बार आप लोग चुनाव जीत चुके होंगे, हर बार आप जीतते हैं, ज्यादा वोटों से जीतते हैं। शेख हलीम को 5 नंबर से, जहाँ मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है, खजराना है, आजाद नगर है, श्रीनगर काकड़ है, आपको टिकट क्यों नहीं मिलता, आपको या आपकी श्रीमती जी को? 1990 से मैं कांग्रेस पार्टी का काम विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कर रहा हूं। संगठन में भी लगातार प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करा मैंने। मैं लगातार पिछले 3 बार से विधानसभा का टिकट मांग रहा हूं, मगर पैनल में नाम भी रहता है,
मगर अंत में 3 से क्यों मांगते हैं आप? तो 5 में नहीं, 5 से ही मांगते हैं, लगातार 3 बार से मांग रहा हूं। 5 में तो मुझे टिकट अंत में नहीं दिया जाता है। तो मगर कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे विधानसभा का टिकट नहीं दिया तो पार्टी ने और बहुत अवसर दिए मुझे। नेता प्रतिपक्ष मेरी पत्नी को बनाया, अजमेर दरगाह कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया, जो कोई किसी विधायक से कम नहीं होता। अभी हाल में मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बनाया। तो संस्था में वफादार रहना बहुत जरूरी है। आप जिस संस्था में रहो उस संस्था में वफादार रहना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल मेरी वफादारी लगातार पार्टी के साथ है। 1 लाख 1.25 लाख के करीब मुसलमान हैं। क्या अनवर खान के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसे कि कांग्रेस को टिकट देना चाहिए था? नहीं, देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को टिकट, मगर सबसे बड़ी चीज जो होती है जब हमारे पार्टी के पर्यवेक्षक आते हैं, सर्वे होता है, और तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को ये फीडबैक ये जाता है कि माइनॉरिटी का आदमी चुनाव नहीं जीत पाएगा, इसके कारण टिकट नहीं दिया जाता। जब टिकट ही नहीं दिया आपने तो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा इसकी बात का। अनवर खान कब लड़े थे? बहुत पुरानी बात, सुंदरलाल जी पटवा के जमाने में। उसके बाद से किसी माइनॉरिटी वाले को टिकट ही नहीं दिया। तो ये कहना कि वो जीत नहीं पाएगा, इसका क्या आधार है भाई? आप टिकट देंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि वो जीत पाएगा जीत पाएगा। अब शेख अली पार्षद बन सकते हैं, लगातार बन सकते हैं, उनकी पत्नी बन सकती है, तो विधायक क्यों नहीं बन सकते? देखिए, पार्टी के साथ हैं, हम काम कर रहे हैं लगातार। आगे कभी ना कभी मौका पार्टी में मिलेगा। पार्टी ने आज तक खूब सम्मान दिया और खूब काम दिया हमें। अब आपको अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, क्योंकि अल्पसंख्यक तो वैसे भी आपके साथ है, पार्टी आपके साथ है, मुसलमान पार्टी के साथ है, पर इसकी और विस्तार करने के लिए और खासतौर पर उनको टिकट मिले, वो पार्षदों में संख्या उनकी ज़्यादा हो, सरपंचों को ज़्यादा टिकट मिले और विधायकों को भी ज़्यादा टिकट मिले, ताकि आपकी विधानसभा में आवाज़ उठा सके, नुमाइंदगी हो सके आपके कौम की। इसके लिए आप क्या करेंगे? हमारा जो अल्पसंख्यक विभाग है ये सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, इसमें जैन भी हैं, इसमें जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है और सिख है। इसमें 6 जाति हैं जिनके सभी वर्ग के लोगों की समस्याओं के लिए मध्य प्रदेश में या देश में जहाँ भी हैं ये लोग, इनके जो जितने भी राजनीतिक सामाजिक मुद्दे हैं उन पे काम करना है। गवर्नमेंट से हमें जितनी भी योजनाएं चलती हैं इन समाज के लिए उनका इम्प्लीमेंट करना है। और इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज की जवाबदारी नहीं है, बाकी सिख, बौद्ध और पारसी सभी के समाज में से अच्छे लोगों का नेतृत्व हमें ऊपर लाना है। वक्फ बोर्ड की बहुत अरबों रुपए की संपत्तियां हैं और उन संपत्तियों पर नाजायज कब्जे भी हैं लोगों के। सरकार की भी निगाह है, सरकार उन चाहती है, चूंकि भाजपा की सरकार है और आप कह सकते हैं कि हिंदू माइंडेड सरकार है, तो ये भी चाहती है कि वहाँ से उस संपत्ति को सरकार के अधीन ले लिया जाए, कर लिया जाए। ये मुद्दा है कि नहीं अल्पसंख्यक मोर्चे का? अल्पसंख्यक विभाग वक्फ बोर्ड पर पहले भी ध्यान देता था। मेरे बनने के बाद मेरा मन है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं, आप देखें इंदौर हो या भोपाल हो या उज्जैन हो, बरहानपुर हो, वक्फ बोर्ड की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां हैं जिन पर लोगों के कब्जे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर गलत तरीके से लोग बैठे हुए हैं, काबिज हैं। और उसमें अधिकारियों की हमेशा वक्फ की संपत्तियों पे से अतिक्रमण हटाना या उनके निपटारा में हमेशा उदासीनता रही। तो हमारा विभाग ये काम करेगा कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसी वक्फ की संपत्तियों में कब्जे हैं, जहाँ पर भी गलत तरीके से कोई कब्जा जमा के बैठा है, उनका को बेनकाब करना और शासन से उनके मामले में कार्रवाई कराना। और अगर शासन कार्रवाई नहीं करेगा तो इस संबंध में हम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि वक्फ की इतनी संपत्तियां हैं। अगर वक्फ की संपत्तियों को ठीक तरीके से यूज हो जाए तो मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं हाथ फैलाने नहीं जाना पड़े, उनकी शिक्षा से लेके हर चीज़ का काम आसानी से हो सकता है। जो मुस्लिम नौजवान हैं उनमें बहुत आक्रोश है सरकार को लेकर भी और सिस्टम को लेकर भी। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो कहते हैं खुलेआम कि उनके साथ भेदभाव होता है, वो कहते हैं खुलेआम कि सिर्फ मुसलमान होने के कारण उनकी अनदेखी होती है। तो क्या ये जो आक्रोश है, इस आक्रोश को कांग्रेस भुना पाने में असफल रहती है? जब वोटिंग होती है तो पहले एक ज़माने में मध्य प्रदेश में भोपाल उत्तर की अगर मैं बात करूं, या और दूसरी से सीटें थी, सतना थी, जहाँ बैरिस्टर गुलशन लड़ा करते थे, सिरोंज जिसका मैंने जिक्र किया मशहद शाहिद के लिए, वहाँ और भी दूसरी थी कई सीटों पर रायसेन में 90-95% तक वोटिंग मुस्लिम्स की हुआ करती थी। लेकिन अभी पिछले दिनों में वोटिंग का परसेंटेज मुस्लिमों का 60, 65, 70, 72 तक रुक गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी समस्याओं की तरफ से कोई ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है, और वो चीज़ हमारा विभाग
बहुत अच्छी तरह से देखेगा। जहाँ भी मुस्लिम इशू होते हैं वहाँ हमारी पार्टी के भी अन्य नेताओं को भी हम लेके जाएंगे और उनके इशू पे ध्यान देंगे। और अल्पसंख्यक वर्ग में जो पहले अच्छे लीडर हुआ करते थे मध्य प्रदेश में या देश में, अब कहीं ना कहीं एक कमी तो आ गई है। पहले सांसद गुफरान आजम हुआ करते थे, असलम शेर खान होते थे विधायक। जब पहली विधानसभा बनी थी तो 16 विधायक माइनॉरिटी के थे, धीरे धीरे कम होते होते एक बार तो 0 हो गए थे, अभी 2 हो गए। दिग्विजय सिंह जवान 0 हो गए थे, उन्होंने मुरैना के इब्राहिम कुरैशी जी को बिना विधायक रहते हुए मंत्री बनाया था। तो कहीं ना कहीं ये कमी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधायक, जनपद अध्यक्ष ये बनकर आए और एक अच्छी लीडरशिप जो समाज के लिए सही तरीके से काम करे वो सब ऊपर आए। तो जब अच्छे लीडर समाज के आएंगे वो समाज के बीच जाएंगे और पार्टी के लिए वोट करने का बोलेंगे तो लोग वोट डालने निकलेंगे। इंदौर में एक ज़माने में मुस्लिमों का ऐसा दबदबा था, ऐसा आलम था, राजनीतिक दबदबे की बात कर रहा हूँ, कि आरिफ बेग साहब यहाँ से चुनाव जीते और बाबूलाल पाटौदी जैसे बड़े धाकड़ को उन्होंने हराया। बाला बेग इतने सारे वोट लेकर आए कि कांग्रेस के दिग्गज महेश जोशी चुनाव हार गए। तो वो जो पॉलिटिकल आप लोगों का जो वजन था एक ज़माने में, वो वजन फिर से बने, इसके लिए शेख हलीम क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम सबसे पहले तो एक शहर में, प्रदेश में हमारे एक सेकुलर माहौल बनाएंगे। जो बीजेपी ने अभी आप देख रखा है कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बनाकर मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर करा है, मुस्लिम लीडरशिप की स्वीकार्यता कम हुई है समाज में, समाज में नहीं, अदर में, कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वर्ग में मुस्लिम लीडरशिप की स्वीकार्यता, हिंदू मुस्लिम लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर कम हुई है। जबकि मुस्लिम लीडर अच्छी तरह से काम करना चाहता है हर वक्त। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करो आप। और आप देख ही रहे हैं शहर में आज कोई छोटी सी घटना होती है तो उसको बड़ी बनाकर पेश किया जाता है। उसको ये जो हो रहा है कि डिवाइडेशन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप की स्वीकार्यता खत्म हो रही है और उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब जनता धीरे धीरे इनको समझने लग गई है कि ये धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और डिवाइडेशन करके अपनी रोटी सेकते हैं। नहीं, भाजपा तो अब ये दावा भी कर रही है, भाजपा कह रही है कि नहीं अब हम मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स भी हमारे साथ आए, शहनवाज हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं और भी दूसरे लोग हैं। और वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी मुसलमानों का, शिवराज सिंह जी ने टोपी भी पहनी थी ईद पर, आपको याद हो तो भोपाल में घूमते हुए, और उन्होंने एक प्रतीकात्मक संदेश दिया था कि नरेंद्र मोदी जी टोपी नहीं पहनते लेकिन मैं पहनता हूँ, और ईद पर वो निकलते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। तो भाजपा का तो ये दावा है कि मुस्लिम्स उनके साथ आ रहे हैं। नहीं, भाजपा का ये दावा नहीं है। भाजपा लगातार मुस्लिमों से अपनी दूरी करती जा रही है, डिवाइडेशन कर रही है। अभी एक बहुत बड़ी तुगलकी फरमान शिवराज जी ने दिया है, उर्दू लैंग्वेज, जिसको आप भी मानते हैं मेरे ख्याल से। मैं बहुत सहज भाव में उर्दू बोल देता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ ना हमेशा आपके इंटरव्यू में उर्दू के कितने वर्डों का आप यूज़ करते हैं और हर आदमी करता है। और जो लैंग्वेज पूरी दुनिया में मानी जाती है मोहब्बत की लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, उस पर प्रतिबंध लगाने का इन्होंने आदेश निकाल दिया। ये सीधे सीधे मुस्लिमों से दूरी करना और एक भेदभावपूर्ण नीति। करेंगे अगर उर्दू पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो आप क्या कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी बाकायदा। हाँ, ये तो बिल्कुल यानी एक तरह से गलत है कि आप किसी लैंग्वेज को ये बोल रहे हो कि बंदिश लगाई जाए। और ये उर्दू लैंग्वेज तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को सिखाने के लिए, तहजीब के लिए पहुंचाते थे, राजा महाराजा पहुंचाते थे। आप दिग्विजय सिंह जी के बहुत कट्टर समर्थक है शुरू से। दिग्विजय सिंह जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए टिकट की पैरवी भी करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के जो बयान है, कई बार वो बयान आपको ऐसा नहीं लगता कि उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? नहीं, दिग्विजय सिंह जी के बयान जो है, पहले वो अच्छी तरह से उसकी स्टडी करते हैं और फिर बोलते हैं। वो तो ये बोलते हैं ना कि सच कड़वा होता है। तो दिग्विजय सिंह जी ने हर वो चीज़ें एक्सपोज करी है भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी कड़वाहट है। और इनकी जो विंग है आरएसएस और जो बजरंग दल वगैरह, वो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। आप कभी बताते नहीं दिग्विजय सिंह जी को कि आपकी छवि हिंदू विरोधी बन गई है? नहीं, दिग्विजय सिंह कभी हिंदू विरोधी छवि नहीं उनकी। अभी उन्होंने बन गई है, वो नहीं है, लेकिन बन गई है। परसेप्शन बन गया कि वो ये हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं। ये संगठन कुछ भी नहीं, हिंदुत्व का बिल्कुल उनके घर में सुबह पूजा समय पे होती है, हर हिंदू के लिए वो काम करते हैं। कहीं पर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उनके प्रति ऐसा धारणा बन गई है समाज में। ये विरोधी लोगों की साजिश है और विरोधी लोग उनके जो अच्छे काम करते हैं क्या वो इसलिए भोपाल हारे? आप तो भोपाल में उनके 3-4 वार्ड संभाल रहे थे नरेला विधानसभा में। क्या वो भोपाल में इसलिए हारे कि उनकी छवि ऐसी बना दी गई कि ये हिंदू विरोधी है? कहीं ना कहीं ब्रेन मॉपिंग जो
पिछला नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था, उन्होंने पूरे ब्रेन को मोपिंग करा था लोगों की, कि लोगों को समझ में नहीं आया। इंदौर का निर्णय 5.5 लाख। अब आपको लगता था, आप तो खुद पंकज संघवी और शंकर ललवानी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, 19-20 फर्क हो सकता है, क्या पंकज संघवी और शंकर ललवानी में 5.5 लाख का फर्क आ सकता है क्या? तो वो तो एक अलग ही चुनाव था। जनता ने किस आधार पर वोट डाले, जनता देख ही रही उसके परिणाम, महंगाई और बेरोजगारी, और आज देश के हर आदमी की क्या स्थिति है, देश कहाँ पहुंच गया। जब लोकतंत्र में सही वोट नहीं डलेगा तो ये जो समस्या सामने आ रही है ये आएंगी। आपके कांग्रेस में जो विरोधी हैं इंदौर में, जो आपकी खिलाफत करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके भाजपा के एक गुट से बहुत अच्छे संबंध हैं। कैलाश जी, रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया। जब महेंद्र हाडिया का चुनाव होता है तो आपका सपोर्ट महेंद्र हाडिया को हो जाता है, और जब आपका चुनाव होता है तो उनका सपोर्ट आपको हो जाता है। क्या ये अंदर खाते कोई ऐसी दोस्ती है कि ये ऐसे आरोप है? किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध अच्छे होना कहीं से भी गलत नहीं है। जहाँ तक महेंद्र हाडिया जी का आप बोलेंगे, अभी जो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, जिसमें महेंद्र हाडिया चुनाव जीते और सत्यनारायण पटेल जी चुनाव हारे, उस वार्ड में, मेरे वार्ड में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे ज्यादा वोटों से जीती है, 16,000 वोट से, पूरे मध्य प्रदेश में। तो व्यक्तिगत संबंध होना एक अलग बात होती है और पार्टी का काम करना एक अलग होता है। मैंने मेरे क्षेत्र से सर्वाधिक वोटों से पूरे प्रदेश में सत्यनारायण पटेल जी को जिताया है। आपके कुछ विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि आपके शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध अच्छे हैं, इसलिए आप उनके अपने हिसाब से काम करा लेते हैं और उससे कई बार मुसलमानों को नुकसान भी होता है, तो आप सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे चूड़ी वाला कांड में उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि जो कार्रवाई हुई उस पर, वो या सेंटर कोतवाली में जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों पर जो कार्रवाई हुई, उसमें आपने मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं किया। अगर मैं मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं करता और वहाँ नहीं जाता, और शहर रात को उस दिन आप देखेंगे क्या स्थिति थी, 5,000 आदमी थे, उनको समझा बुझाकर हमने घर पहुंचाया, और उसके बाद में लगातार उस चूड़ी वाले के लिए कोर्ट से लेके, जेल से लेके उसके घर तक पहुंचाने का काम मैंने करा। तस्लीम चूड़ी वाले को मैं खुद अपने उसकी घर तक छोड़ के आया। उसके परिवार की चिंता करी कि उसके राशन है कि नहीं। ये तो आप, मैं बताऊंगा कि मैंने क्या चिंता करी, ये तस्लीम चूड़ी वाले की वीडियो देख लेना और उससे आप पूछना कि मैंने उसकी क्या मदद करी, और उसके घर तक मैं उसको छोड़कर आया। जेल में सिर्फ मैं मिलने जाता था उससे। और जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध की, तो ये कुशल नेता की सबसे बड़ी पहचान ही होती है कि वो अधिकारियों से अपने क्षेत्र के, अपने शहर के और लोगों के काम करवा ले। ये भी वो लोग कहते हैं कि जो आपके ही अल्पसंख्यक नेता हैं और कांग्रेस के हैं, वो कहते हैं कि भाई जब भी अल्पसंख्यक किसी नेता को मिलने की बात आती है तो शेख हलीम, नेता प्रतिपक्ष बनना है तो श्रीमती शेख हलीम, पार्षद का टिकट चाहिए तो शेख हलीम, अजमेर में चाहिए तो शेख हलीम, NSUI, जब भी पद सिर्फ शेख हलीम को ही मिलते हैं, बाकी अल्पसंख्यक नेताओं को क्यों नहीं मिलते? मैं 92 से लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ, इसलिए पार्टी को मैं पसंद आता हूँ और लगातार संगठन के साथ जुड़ा रहता हूँ। क्या इसलिए कि आप रिजल्ट देते हैं और आपके भोपाल में और दिल्ली में बहुत ताल्लुकात हैं, बड़े नेताओं से ताल्लुकात हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आपके हैं, और उसके पहले जो तमाम लोग हुआ करते थे वो वहाँ पर आपकी बहुत पकड़ थी, इसलिए? भाई जब मैं विधानसभा, लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिताऊंगा, संगठन मुझे जो भी काम देगा मैं प्रदेश में जाके, देश में जाके करूंगा, तो पार्टी जनरली मुझे मौका ही देगी। और मैंने अपना चरित्र भी इस लायक बना रखा है कि पार्टी, जब चरित्र की वेरिफिकेशन होती है, जब पार्टी के मामले में, शहर में गुडविल के मामले में, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों वर्गों में गुडविल देखता है तो पार्टी मुझे बनाती है। आज 27 साल से लगातार पार्टी मुझे पद यही देख कर दे रही होगी। आपको दिल्ली में जो संबंध है, पहले आपके जाफर शरीफ साहब से संबंध थे, उसके बाद जो दूसरे लोग रहे, मिनिस्टर्स रहे, उनसे आपको संबंध रहे, क्या ये इन रिलेशंस का फायदा आपको इंदौर में मिलता है? बिल्कुल मिलता फायदा, नो डाउट। मैं अजमेर दरगाह कमेटी का चेयरमैन रहा, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर काम करा, तो पूरे देश के मुस्लिम लीडर्स वहाँ पर आते थे, अजमेर दरगाह पर आते थे, मैं दिल्ली जाता था, उनसे मिलता था, उनके काम करता था। वो उन सब पदों का, कामों का, पदों का मुझे लाभ मिलता है और मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाई है, उसके आधार पर पार्टी मुझे काम का मौका देती है। जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो पार्टी लगातार काम देती है, जिस दिन अच्छा काम नहीं करूँगा तो पार्टी मुझे काम देना बंद कर देगी। अब चूंकि आप अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं और 1.5 साल बाद, 2 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, हर बार आपका नाम पैनल में रहता है, क्या इस बार ये संभव है कि आपको टिकट दिया जाए? 3 नंबर में भी काफ़ी मुस्लिम्स हैं, 5 नंबर में भी काफ़ी मुस्लिम्स हैं और 1 नंबर में भी काफ़ी मुस्लिम्स हैं, और पूरे इंदौर जिले की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि 1.25 लाख 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं,
तो क्या आपका दावा पुख्ता मजबूती के साथ आप रखेंगे कि टिकट चाहिए, मिलना चाहिए? बिल्कुल, इंशाअल्लाह मैं पार्टी के साथ हूँ, और जिस पार्टी के लिए आदमी काम करता है और लगातार 5 चुनाव मैंने जीते हैं, तो बिल्कुल विधायक लड़ना चाहूँगा। मगर हाँ, मेरा एक वादा और है पार्टी से कि मुझे टिकट मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मुझे नहीं मिला तो जिसे भी मिलेगा मैं पूरी ताकत से जिताऊँगा। नहीं, पर क्या हिंदुओं में आपकी जो इतने साल की राजनीति है उसमें हिंदुओं में भी आपके संबंध है, दोस्ती है, मित्रता है कि हिंदू भी आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, हिंदू बिल्कुल मेरे साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई। हम कॉलेज टाइम से NSUI के ज़माने से सबके बीच आ जा रहे हैं, पूरे काम कर रहे हैं। अभी मेरे वहाँ मैंने 1 करोड़ की लागत से शमशान घाट का निर्माण कराया। सारे मंदिरों पर मैं काम करता हूँ। हर जगह मेरा आना जाना है, मिलना जुलना है सोसाइटी में। तो जो बीजेपी परसेप्शन बनाती है या धारणा बनाती है कि मुसलमान और हिंदू करना चाहती, तो अगर आपको टिकट मिलेगा तो वो नहीं होगा क्योंकि हिंदू आपके साथ हैं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे। और कहीं मुझे कभी भी, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे मामले में तो हिंदू मुस्लिम कभी लगा नहीं। देखिए, मुस्लिम नौजवानों की एक बड़ी समस्या है शिक्षा, रोजगार और एक उनकी स्वीकार्यता समाज के दूसरे वर्गों में। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा क्या काम करेगा कि नौजवान जो है वो शिक्षित भी हों, उन्हें काम भी मिले और दूसरे तबके में एक स्वीकार्यता हो? क्योंकि अब आजकल जो है संघ की तरफ से एक बात कही जाती है कि आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा समाज के सामने आ रहा है कि आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। इसको रोकने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम जो इस देश में अधिकारी थे, उस टाइम 27% अधिकारी मुस्लिम हुआ करते थे। धीरे 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 करके आज 2 से 3% के बीच में सिर्फ मुस्लिम लोग अधिकारी। सरकारी नौकरी में मुस्लिमों का प्रतिशत 2 या 3% हो गया। बचा। ये एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत धीरे धीरे पर शेख सलीम साहब, इस साजिश किसने की? 60 साल तो कांग्रेस का शासन रहा। क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही मुस्लिमों के खिलाफ साजिश करी? क्योंकि 60 साल तो कांग्रेस का शासन रहा। 27 से 2% आने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका भी रही होगी। तो ये चीज़ों की हमने जो स्टडी करी है अल्पसंख्यक विभाग ने, अब हम अपने तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मुसलमानों के लिए एक मुहिम चलाएंगे पूरे प्रदेश में। कहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट हैं कि वह माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और जहाँ नहीं कर रहे हैं वहाँ पर हम जाएंगे और समाज में जागृति लाएंगे। कि अभी हम देख रहे हैं कि 10वीं के बाद मुस्लिम लोगों का शिक्षा का छोड़ने का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं देश के नेता भी कसूरवार हैं और कहीं ना कहीं हम समाज के लोग भी कसूरवार हैं कि हम हमारे समाज को शिक्षित करने में हम उनको प्रेरणा नहीं दे पाए और अच्छा, ये क्या प्रतिशत है आपके पास कि छात्राएं, मुस्लिम छात्राएं किस स्टैंडर्ड में पढ़ाई छोड़ देती है? ये 10वीं के बाद अधिकांश छोड़ देती है। मुश्किल से 3 से 4% लड़कियां ही कॉलेज जा रही हैं। तो वो हम एक जागृति चलाएंगे कि हर बच्चा स्कूल जाए और पढ़ाई करे, क्योंकि मुस्लिम समाज भी तरक्की जब भी पढ़ पाएगा वो दीनी और दुनियाई एजुकेशन दोनों एक साथ करेगा। उसके बगैर उसको सर्वाइव करना, एक हाथ में कुरान चाहिए तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर संविधान भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, संविधान भी चाहिए। तीनों चीज़ों की स्टडी होना चाहिए मुस्लिम। उसके लिए पूरा अभियान चलेगा और उस पर हम पूरी तरह से काम करेंगे। पॉलिटिकल के साथ साथ आप सामाजिक मोर्चे पर भी काम करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन एक जो मुस्लिमों के साथ एक जो परेशानी आ रही है वो ये कि वो जो आधुनिकता है उसको स्वीकार करने में कहीं आपके लोग और आपके मजहब के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। उस वजह से तरक्की में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है, ऐसा नहीं लगता आपको? हमारे नबी ने एजुकेशन के मामले में तो बोला है कि अगर आपको पढ़ाई के लिए चीन जाना पड़े तो आप चीन भी जाए। पहली आयत जो आई है वो एजुकेशन को लेकर है। जो तो आयत उतरी है पहली वो शिक्षा को लेकर उतरी। हमारे नबी का फरमान है कि शिक्षा के लिए आदमी को पूरी तरह जागृत होना चाहिए और उसके लिए आपको बाहर मुल्क भी जाकर पढ़ना पड़े तो आप पढ़ाई करो। तो ये गलत तरीके से संदेश दिया जाता है कि मुसलमान पढ़ाई के खिलाफ है। हमारे समाज में उलेमा से लेकर कोई भी इस चीज़ के लिए कहीं मना नहीं करते हैं कि आप कॉलेज मत जाओ, स्कूल मत जाओ। ये है कि एक तरीके में जाओ, आप हिजाब पहन के जाओ, तरीके से जाओ। अभी नीमच में एक मुस्लिम व्यक्ति ने जैन साधु की समाधि के लिए अपनी बेशकीमती जमीन जो लगभग करोड़ों रुपए की थी वो दे दी। हालांकि जैन समाज ये कह रहा था कि आप इसकी कीमत बताएं मुँह की, हम दे देंगे, लेकिन उसने कहा ये अल्लाह का हुक्म है कि ये साधु मेरे जमीन पे समाधि लें, मैं पैसे नहीं लूंगा। ऐसे जो उदारवादी मुस्लिम हैं, क्योंकि कट्टरवादी मुस्लिम तो बहुत हैं, कट्टरवादी मुस्लिमों का चेहरा तो बहुत है जिसका बीजेपी उल्लेख करती है,
लेकिन जो ऐसे उदारवादी मुस्लिम हैं, क्या उनको कांग्रेस और आपका मोर्चा सामने लाएगा और उनको अपने से जोड़ के और इस तरह का एक मैसेज पे कोशिश करेगा? बिल्कुल, ये जो नीमच वाली बात है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण होते हैं और ये हम देख रहे हैं कि ये आज़ादी के ज़माने से ये चला रहा है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की मदद करना, काम करना। ये तो आजकल क्या है कि जो अच्छे काम होते हैं ना, जो मुस्लिम समाज की तरफ से, उनका प्रचार कहीं ना कहीं रोका जाता है। उसको वो, हाँ, अगर मुस्लिम समाज के आदमी से गलती हो जाए तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से उसका प्रचार होता है। ये तो इसके लिए मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। आप पूरी बात तो सुनिए। इसके लिए मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से इस चीज, अभी आज देश में सबसे बड़ी जरूरत ही यही है कि प्रतीक भाई अलीम भाई की मदद करे, अलीम, तो उसको बाकायदा प्रचारित होना चाहिए और इस टाइप के जो भी लोग काम करेंगे उनको बाकायदा हम सम्मानित करेंगे, चाहे जैन समाज का व्यक्ति मुस्लिम समाज का करे या मुस्लिम समाज। ये एक बहुत ही अच्छी बात होना चाहिए। और अभी इस देश की सबसे बड़ी जरूरत भी यही है कि भाईचारा, वरना हम कहीं ना कहीं देखें देश अंदर ही अंदर हमारा कमजोर हो रहा है, इस जो ये जातिवाद चल रहा है इसके कारण। धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर जो हम लड़ाई लड़ते हैं वो नुकसान पर। इसके लिए कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस में तो सारी विचारधारा एक साथ चली, गांधी जी की विचारधारा भी थी और सुभाष चंद्र बोस की भी थी, नेहरू जी की विचारधारा भी थी और पटेल की भी थी। नेहरू जी थोड़ा सा हिंदूवाद के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि सोमनाथ का मंदिर बने, लेकिन पटेल चाहते थे, राजेंद्र प्रसाद जी चाहते थे। तो कांग्रेस में बहुत सारी विचारधारा एक साथ काम करती थी, पर वो बात अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसको कांग्रेस की कमजोरी मानते हैं, आप कांग्रेस को कहीं ना कहीं चूक हो रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस पार्टी में आज भी वही विचारधारा है जो गांधी नेहरू के जमाने की थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही है, ऐसी पार्टी है कि आज आप देखिए जो गांधी जी के हत्यारे थे, उनका जो गुणगान करने वाले, जिन्होंने उनकी हत्या करी थी गोडसे ने, आज उनका गुणगान करने वाले कालीचरण को भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस देश की संस्कृति और जो हमारे बलिदान जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए दिया। साध्वी प्रज्ञा भी उनकी तारीफ कर चुकी है, भोपाल की सांसद है। बहुत सारे लोग बीजेपी के, और साध्वी प्रज्ञा क्या 10 लोग ऐसे नेता हैं जो उनको मदद भी कर रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। जब कांग्रेस हारी, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी का चेहरा सामने आ रहा है। 2014 में जब कांग्रेस हारी तो कांग्रेस ने A.K. एंटोनी के नेतृत्व में, बहुत बड़े कांग्रेसी नेता हैं, केरल के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, बहुत ईमानदार नेता हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई, आपको पता होगा, और हार के कारणों की समीक्षा करने को कहा गया उस कमेटी को। उस कमेटी की रिपोर्ट यह है कि एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट यह है कि कांग्रेस एक मुस्लिम परस्त पार्टी बन गई है, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस की स्वीकार्यता कम हो रही है। आप इससे सहमत हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी एक समाज की सरपरस्त नहीं हुई है। कांग्रेस हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सरपरस्त थी। कांग्रेस ने अगर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया तो मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया, ज्ञानी जेल सिंह को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, A.K. एंटोनी को देश का रक्षा मंत्री बनाया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय का पूरा ध्यान रखा। कांग्रेस कभी भी एक वर्ग की पार्टी रही ही नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद शेख अलीम साहब हमसे चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शेख अलीम को, जो कांग्रेस के कई बार पार्षद रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि राजनीति के चलते भाईचारा कमजोर किया जा रहा है, सद्भाव, आपसी सद्भाव मिटाया जा रहा है। भाजपा बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिमों के बीच में दूरियां बढ़ा रही है, खाइयां पैदा कर रही है, और वो अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से, अल्पसंख्यक कमेटी के माध्यम से इस बात की कोशिश करेंगे कि ये भाईचारा फिर से बने, आपसी गंगा जमुनी संस्कृति को फिर से मजबूती मिले और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम मिलकर देश और प्रदेश के विकास में काम करें। ये बहुत अच्छे विचार हैं। अगर अलीम साहब इस पर अमल कर पाते हैं तो निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा उनको मिलेगा। उन्होंने बहुत साफगोई से कहा कि अधिकारियों से संबंध अच्छे रखकर अपने काम कराना भी एक अच्छे नेता के गुण है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह के आरोप उन पर लगाए जाते हैं, चाहे वो भाजपा नेताओं से मित्रता के हों या मौका आने पर समाज का साथ नहीं देने के, वो बेबुनियाद हैं। तस्लीमा चूड़ीवाला का उदाहरण उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत ताल्लुकात अपनी जगह पर है। देखते रहिए DGN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।